नमस्ते दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के इस नए लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 8वीं 8th का एनसीईआरटी का बुक हम रिव्यू करेंगे। पहले चैप्टर से यह शुरुआत होने वाली है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 8 के बाद 9th या फिर सीक्वेंस वाइज हम पॉलिटिकल साइंस की जर्नी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए 8वीं कक्षा का सबसे पहला चैप्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी का महत्व क्या है, फिर वो स्टेट सर्विस पीसीएस हो गया या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऐसे हर एक क्षेत्र में जहाँ पे पब्लिक सर्विस नाम आता है वहाँ पे एनसीईआरटी का नॉलेज लेना बहुत अनिवार्य है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीएससी का भी सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, तो आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टडी कर रहे हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहे हो, आपके लिए दोनों ही केसेस में आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना या फिर उसके बुनियादी सोच को समझना हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो आपके अध्ययन के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं और बहुत छोटी चीज़ों में आपको रुचि है, तो आपके लिए भी ये सीरीज़ बहुत अहम होगी। और भारतीय संविधान के प्रति अगर आप जागरूक होना चाहते हैं, भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए भी लाभदायक होगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी दशा में है, तो आपके लिए अहम है ही। बहरहाल, तो आज के चैप्टर का माइंड मैप जो हर लेक्चर से पहले मैं देता हूँ कि इस लेक्चर में किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आज का जो टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि 8वीं कक्षा से ही आगे शुरुआत करें। तो ऐसे कोई बिंदु जो मुझे लगता है कि 6 और 7th में, 6ठी और 7वीं कक्षा में जो मिस हुए या फिर वो महत्व बनाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऐसे टॉपिक को भी मैंने एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक में या फिर इस लेक्चर सीरीज़ में जोड़ने का प्रयास मैंने किया है। तो इस बात से बिल्कुल संकुचित ना हो कि 8 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या 6 और 7 का क्या। तो मुझे जो लगा कि जितने अहम या फिर महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में ले लिया है, या फिर आने वाले अन्य जैसे जैसे टॉपिक बनता दिखाई देगा उसके साथ जुड़ने वाले अलग कंसेप्ट को भी हम साथ में स्टडी करते चलेंगे, जो कि 6 और 7 में थे। ठीक है, तो आइए आज का माइंड मैप या फिर इस लेक्चर में किसकी बात होगी। तो सबसे पहले बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान क्यों होता है, संविधान की हमारे देश को या फिर किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और संविधान न हो तो क्या क्या समस्याएं उस देश के सामने उभरती है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश के साथ साथ अन्य क्या क्या कैटेगरीज होती है, जैसे कि मोनार्की होगी, राजतंत्र हो गया, मिलिट्री स्टेट यानी सैन्य शासन जहाँ पे होता है, ऐसे कुछ स्टेट्स हो गए। उसके बाद थियोक्रेसी भी एक कंसेप्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। जो जब हम नेपाल की कहानी सुनेंगे ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टॉपिक आपको दिखाई देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी टॉपिक में या फिर इसी लेक्चर में इन सारे कंसेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, ताकि एक बुनियादी समझ आपके और हमारे दोनों के बीच में पैदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि संविधान क्या है, क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम भारत की संविधान किस टाइम में बनाया गया, या फिर भारत के संविधान बनाने से पहले क्या क्या स्थितियाँ थी जिसके वजह से हमारा संविधान जैसा अभी है वैसे बन पाया, किन किन लोगों की भूमिका थी, वो तो 9th 10th जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों का जिक्र इस चैप्टर में हम करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की महत्व या फिर कोर अगर इस चैप्टर का कुछ है तो उन समस्याओं पर विचार करना है जो संविधान सभा के सामने संविधान बनाते समय आई और किस प्रकार से उन्होंने उस समस्याओं का समाधान किया, और हमारा संविधान जो अभी तक सबसे बेहतरीन संविधान भारत के लिए बन पाया है या फिर उभर कर आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधान के मूल लक्षण क्या क्या होते हैं, जिसमें फेडरलिज्म का जिक्र आएगा, जिसको हम हिंदी में संघवाद कहेंगे, जिसमें सेपरेशन ऑफ द पावर यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान की बहुत आत्मा, इस प्रकार से उसको कहा गया है कि अगर भारत के संविधान की आत्मा कुछ है तो वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ने के पीछे संविधानकर्ताओं की क्या मंशा थी, इसको भी हम जानेंगे।
उसके बाद बहुत अहम टॉपिक जो कि है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्युलरिज्म जो अगला सेकंड चैप्टर सेक्युलरिज्म पे ही डिपेंड है, वो सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता कैसे काम करती है, भारत में क्यों कौन सी धर्मनिरपेक्षता, या फिर भारत धर्मनिरपेक्ष है भी या नहीं, इस सवाल से शुरुआत करेंगे। तो कुछ कुछ समझ आज के लेक्चर में धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो सेकंड चैप्टर हमारा है उसको लेकर आज बन पाएगी। तो अगर इसको सम अप करना चाहे तो भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान कैसे काम करता है, संविधान नहीं होता तो भारत के सामने क्या क्या समस्याएं उभर कर आती, ऐसे जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि संविधान के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़े और संविधान के प्रति हमारी समझ भी ठीक से डेवलप हो सके। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बहुत ही बुनियादी सवाल से मैं आज की शुरुआत करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो आपके बुक में ही दिए हुए। उन एग्जाम्पल को रेफरेंस बना के भारत में कैसी चीज़ें घटनाएं घटती है इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे पहला एग्जाम्पल है फुटबॉल का एग्जाम्पल, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने फुटबॉल कहा तो आपके मन में एक इमेज फॉर्म हुई होगी जिसमें कई प्लेयर्स है जो पैर से फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर पैर से बॉल को मार रहे हैं, और उसमें एक रूल फिक्स है, वो ये है कि बॉल को पैर से ही मारा जाएगा। वैसे अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूँ तो उस खेल में पैर का इस्तेमाल प्रोहिबिट है, पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ से ही खेलना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे वॉलीबॉल। तो जैसे जैसे मैं अन्य जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट बैट से ही खेलना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बचकाने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आपके किताब में वही एग्जाम्पल दिया है तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अब तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल्स आपको बताए, जितने भी प्लेयर्स का या फिर जितने भी गेम्स का मैंने नाम लिया, उसके बाद क्रिकेट कहते ही आपके मन में एक छवि बनती है, फुटबॉल कहते ही आपके मन में एक छवि बनती है कि पैर से खेला जाएगा, अगर मैं क्रिकेट का नाम लूँ तो हाथ से बैट से खेला जाएगा। अब इन खेलों में जैसे कि फुटबॉल की बात हम ले लेते हैं तो फुटबॉल में सबसे पहला नियम जो है कि वो पैर से ही खेला जाएगा, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या होता है, उस खेल का बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर बुनियादी रूल अगर कोई है, जैसे कि उसको अगर ओवर रूल किया तो वो गेम बचेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो कि फुटबॉल का गेम चल रहा है, उसमें से एक रूल हटा दो कि पैर से नहीं खेलना है, तो फिर वो मतलब गेम कम और कुछ और ज़्यादा लगेगा। बॉल की बात करें तो ये नियम निकाल दिया कि हाथ से खेलना है तो फिर वो गेम बचेगा ही नहीं। वैसे क्रिकेट में खेला कि जैसे मर्जी चाहे खेलो, कुछ फाउल नहीं, कुछ नो बॉल नहीं, कुछ नहीं होगा, अपने हिसाब से खेलो। तो गली क्रिकेट और मेन क्रिकेट में IPL में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे किसी खेल के एक मुख्य नियम होता है जिसको अगर निकाल दो तो वो गेम बचता ही नहीं है। उसी तरह से एक भारत के संविधान का या फिर किसी भी देश के संविधान का एक मेन रूल होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर उस एसेंस को वहाँ से निकाल ले, उस चीज़ को वहाँ से निकाल ले तो देश कोलैप्स हो जाएगा। जैसे गेम कोलैप्स हो जाता है वैसे भी देश कोलैप्स हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी गेम को चलाने के लिए कुछ रूल होना बहुत अहम है। जैसे कि वहाँ पे रेफरी होता है। रेफरी क्यों होता है, कि अगर किसी ने फाउल किया तो उसको काट देता है। क्रिकेट में अंपायर होता है, उसके साथ साथ थर्ड अंपायर भी होता है ठीक से निगरानी रखने के लिए। वॉलीबॉल में भी रेफरी होते हैं, बैडमिंटन में भी रेफरी होता है। तो इन रेफरियों का क्या रोल होता है कि वो क्रॉस एग्जामाइन कर सके कि जो भी नियम हमने बना कर दिए हैं क्या उसका पालन सही से हो रहा है। इसलिए अगर उस गेम से वो रूल को हम निकाल दें तो उस गेम में कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही भारत के संविधान को चलाने के लिए, भारत जो एक महान देश है, इतना बड़ा देश है, उसको ठीक से चलाने के लिए ये बहुत अहम है कि उसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखें ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि झगड़ा ना बढ़े। और अन्य कई बिंदु है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी खेल के जो बुनियादी नियम होते हैं वैसे भी संविधान के कुछ बुनियादी नियम होते हैं। संविधान अपने आप में ही रूल और रेगुलेशंस का संचय है और वो रूल और रेगुलेशन हमारी भलाई के लिए है, देश को ठीक से चलाने के लिए है और भारत के डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए है। भारत को जब आज़ादी मिली